ठीक ठीक ठीक। आज हम अपनी क्लास में राजनीतिक विचारधाराओं के अगले विचारधारा उदारवाद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो ऐसे वैचारिक दर्शन का समूह है जो प्रकट है, व्यवस्थित है, तार्किक है। एक ऐसी विचारधारा जो किसी एक सदी, किसी एक समय या किसी एक काल से बंधी हुई नहीं है। एक ऐसी विचारधारा जो किसी एक व्यक्ति, एक विचारक या किसी एक दार्शनिक से संबंधित नहीं है। एक ऐसी विचारधारा जो सिर्फ व्यक्ति, जो सिर्फ समाज या जो सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती है। अर्थात हम एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करने जा रहे हैं जो इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई है और आज 21वीं सदी के इस पड़ाव पर भी उदारवाद हमें एक नवीन कलेवर के साथ में, एक नवीन दर्शन के साथ में अपनी बात रखता हुआ प्रस्तुत होता है। हम सभी जानते हैं कि विचारधारा से आशय है ऐसा वैचारिक दर्शन जिसके अपने निर्धारित, सटीक, व्यवस्थित तर्क होते हैं, जो सिर्फ दर्शन नहीं होता, काल्पनिक नहीं होता, अपितु जो वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति होती है उनके विकास में किसी न किसी रूप में सहायक होता है, या तो आलोचना करके या उसका विरोध करके या उसकी सही ऐसी चीज़ों को समर्थन देकर जिससे आगे गति की ओर बढ़ा जा सके। अब कोई भी विचारधारा का उदय कहाँ से हुआ, या पहले इसने किसकी बात की, या इसका प्रस्फुटन कहाँ से हुआ, या पहला व्यक्ति कौन था जिसने उदारवाद की बात की, विचारधाराओं के संदर्भ में किसी एक व्यक्ति को इस तरीके से ट्रेस करना मुश्किल होता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति या विचारक होगा जिसने उदारवाद की बात की होगी। इसके स्थान पर हम एक गति देखते हैं, एक विकास देखते हैं, एक गत्यात्मकता देखते हैं, एक प्रवाह देखते हैं उदारवादी विचारधारा में। उदारवादी जो विचारधारा है, जो शब्द है उदारवाद, ये शब्द है इंग्लिश का जिसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म अर्थात LIBERALISM। अब इसमें विशेष ध्यान दीजिए, लिबरलिज्म में लिबरल उदार है और इज्म ISM वाद को स्पष्ट करता है। अर्थात अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है लिबरलिज्म वो उदारवाद के उस दर्शन को भी व्यक्त करता है जो तत्कालीन समय में यूरोप के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न वैचारिक संदर्भों में बार बार प्रकट होता रहा। और इस लिबरलिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन का मूल भाषा का शब्द है लिबरलिस। लिबरलिस शब्द से लिबरलिज्म बना है। अर्थात उदारवाद का जो हिंदी शब्द है उसका इंग्लिश वर्जन लिबरलिज्म है और जो अंग्रेजी शब्द है लिबरलिज्म उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबरलिस शब्द से हुई है, जिस शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, व्यक्ति का स्वतंत्र होना, विचार में, अभिव्यक्ति में, सहभागिता में उन्मुक्त होना, व्यय में, कमाने में, किसी भी प्रकार से जो भी वस्तु या प्रतीक उसकी स्वतंत्रता का बोध कराता है वो चीज़ लिबरलिज्म में अभिव्यक्त होती है। अर्थात ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को तरजीह देती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है, उसकी अभिव्यक्ति को समाज के विकास के लिए आवश्यक मानती है, लिबरलिज्म या उदारवाद ऐसी विचारधारा को अभिव्यक्त करता है। चूंकि उदारवाद एक व्यापक विचारधारा है, जहां व्यापक से आशय है इसका संबंध हो सकता है इंग्लैंड से, हो सकता है स्पेन से, हो सकता है इटली से, हो सकता है फ्रांस से और अपने बहुत अधिक विकसित रूप में हो सकता है हम भारत से भी इसका संबंध ढूंढ पाएं। क्यों? क्योंकि उदारवाद समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग विचार समूहों द्वारा, अलग अलग विचारकों द्वारा अपने आप को परिवर्तित करती रही, अपने आप को विकसित करती रही। अर्थात एक ऐसी विचारधारा जिसका संबंध पर्टिकुलरली किसी एक क्षेत्र से, एक देश से, एक समूह से या एक विचारकों के किसी संगठन से नहीं है। इसमें भिन्न भिन्न तरह के विचारकों का, देशों का, स्वतंत्रताओं की
की वकालत करने वाले लोगों का समूह सम्मिलित है, इसलिए इसको हम व्यापक विचारधारा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। चूंकि ये व्यापक है, ये एक समय में प्रकट होने के बाद रुकी नहीं, इसलिए इसको प्रगतिशील और रचनात्मक विचारधारा भी माना जाता है। यह प्रगतिशील से आशय है एक ऐसी विचारधारा जब उसको राजनीतिक चुनौती मिली या आर्थिक चुनौती मिली, या उसको लगा कि जो तर्क या जो बात या जो दर्शन हम प्रकट करने जा रहे हैं वो उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहा जिन समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, तो उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। उन विचारकों ने, मान लीजिए राज्य की भूमिका है, उसके बारे में एक निश्चित मत है, लेकिन उनको लगा कि जो विचार हम व्यक्त कर रहे हैं वो परिवर्तित परिस्थितियों में उतने सटीक नहीं हैं, तो उन्होंने अपने आप को संशोधित किया, अपने आप को विकसित किया, अर्थात अपने तर्कों पर कटिबद्ध रहते हुए भी कट्टरपंथी या बहुत अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण इन्होंने नहीं अपनाया। इसलिए उदारवाद को एक प्रगतिशील विचारधारा के रूप में माना जाता है। रचनात्मक है क्यों? एक ऐसी विचारधारा जिसने नए नए विचारों को भी अपने दर्शन में समाहित किया। जहाँ पहले सिर्फ विचार की बात कर रहे थे, जहाँ पहले सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहे थे, बाद में समूह की बात होने लग गई, बाद में चुनाव की बात होने लग गई, बाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समानता की बात होने लग गई। अर्थात प्रगतिशील होने के साथ साथ अपने आप को जो भी परिवर्तन लाई ये विचारधारा अपने आप में, या जो भी विभिन्न विचारकों के कारण इस विचारधारा में परिवर्तन हुए, उसने इसको बहुत अधिक कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए 14वीं शताब्दी में अगर हम इसके बीज ढूंढते हैं तो आज 21वीं सदी में भी हम उदारवादी विचारधारा के बहुत सारे प्रकटीकरण, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सिद्धांत और अलग अलग एक तरीके के विचारों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमने दो चीज़ें डिस्कस की। पहली चीज़ ये, उदारवाद का हिंदी शब्द है लिबरलिज्म, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट शब्द से हुई, जिसका मूल केंद्र है व्यक्ति की स्वतंत्रता। चूंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी एक दायरे में नहीं बांधी जा सकती, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में समयानुसार इस विचारधारा ने न केवल अपने आप को संशोधित किया, अपितु और अधिक प्रगतिशील विचारधारा के रूप में आज ये हमारे सामने एक नए दर्शन के रूप में खड़ी है। उदारवाद का जन्म कहाँ से हुआ, या उदारवाद का विचार कहाँ से आया, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण हम इस विचारधारा को इतना व्यापक मानते हैं कि वो पिछली 5-6 सदियों में भी अपना विकास या अपनी गति बनाए रख सकी हैं। हम चलते हैं 14वीं सदी में। 14वीं सदी की तो सबसे अधिक विशेषता 14वीं से 16वीं सदी के बीच का जो काल है वह मूल रूप से पुनर्जागरण और धर्म सुधार का काल माना जाता है। ये वो वाला काल है जब स्थापित जो उस समय के तथ्य थे, चर्च की प्रधानता थी, धर्म को बहुत अधिक प्रमुखता दी जाती थी, राजा से अधिक पोप के पास अधिकार थे, अर्थात जो भी राजनीतिक निर्णय होते थे वो कमोबेश रूप से कहीं ना कहीं धार्मिक आवरण से बंधे हुए होते थे। अर्थात व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण क्या था? धार्मिक या पारलौकिक दर्शन जिसके द्वारा व्यक्ति या राज्य को निर्देश दिया जाता था। अर्थात ये माना जाता था कि राज्य और व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता और ऐसे समस्त संस्थाएं या समूह बाद में हैं। पहले क्या है? धर्म है। पहले क्या है? ईश्वर है। पहले क्या है? परलोक है। क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चर्च करता है, पोप करता है, चूँकि धार्मिक ग्रंथ करते हैं, इसलिए हमने उसकी श्रद्धा और विश्वास को अधिक महत्वपूर्ण माना और तर्क को पीछे रखा। लेकिन रेनेसा काल में, पुनर्जागरण काल में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ जिसने इन पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दी। पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागना, अर्थात हम इस विश्वास से परे आ गए थे कि जो ग्रीक काल में स्थापित एक तथ्य था कि मैन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, कि व्यक्ति ही सब चीज़ों का प्रमाण है, ये माना जाता था। किसमें? यूनानी विचारधारा में। लेकिन धीरे धीरे मध्यकाल आते आते तक ये वाला विचार लुप्त हो गया और उसकी जगह संस्थाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। जब संस्थाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा तो एक समय ऐसा आया कि व्यक्ति
सबॉर्डिनेशन में आ गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका निर्णय, उसका चुनाव, उसकी सहभागिता एक तरीके से निर्देशित की जाने लगी। उसको चुनौती देते हुए इटली में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसको पुनर्जागरण आंदोलन बोला जाता है। अर्थात उदारवाद क्या बात कर रहा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की। और पुनर्जागरण ने क्या पृष्ठभूमि रची? व्यक्ति की स्वतंत्रता की। अर्थात उदारवाद की पृष्ठभूमि के रूप में पुनर्जागरण का काल इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका प्रभाव इटली से निकल के यूरोप के अन्य देशों में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, इटली में धीरे धीरे करके विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव फैल गया। और इसमें ये माना जाने लगा कि जो आधि भौतिक शक्ति है, जो पारलौकिक जगत है, जो अदृश्य है, उसके स्थान पर जो अमूर्त है, जो दिखता नहीं है, उसके स्थान पर जो मूर्त है, जो दिख रहा है, जो सामने है, वो है व्यक्ति। व्यक्ति अर्थात जो इंसान है, जो मूर्त है, हमें उसकी गरिमा की रक्षा करनी होगी, हमें उसके निर्णय को महत्वपूर्ण मानना होगा। अर्थात पुनर्जागरण ने अपने इस पूरे काल में दो चीज़ों को सबसे अधिक महत्व दिया। एक तो ये कि मानव की गरिमा की स्थापना की, दुनिया में पारलौकिक जीवन की तुलना में लौकिक जीवन का महत्व स्थापित किया, और इन दोनों से जुड़े हुए जितने भी कार्य थे, निर्णय थी, नीतियां थी, इस और गमन कर गए कि ऐसा प्रत्येक कार्य जो मानवतावाद को प्रोत्साहन देता हो, मानव से जुड़े हुए कार्य को प्रोत्साहन देता हो, ईश्वर की आराधना से अधिक मानव की सेवा को धर्म मानता हो, उसे पुनर्जागरण काल की देन माना जाता है, जिसने उदारवाद की नींव रखी। इसका सिर्फ राजनीतिक तक ही असर नहीं रहा, इसका सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही असर नहीं रहा, अपितु इसका धर्म और धर्म में जो स्थापित मिथक थे उनके ऊपर भी इसका असर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखते हैं। क्योंकि उस समय धर्म स्थापित मापदंडों पर कार्य करता था, या धर्म के जो स्थापित मानदंड थे उसके आधार पर ही समाज की संरचना और राज्य की नीति निर्धारित की जाती थी। लेकिन तत्कालीन धर्म में स्थापित जो मिथक थे उनको चुनौती देते हुए मार्टिन लूथर ने, कैल्विन ने, इन लोगों ने चुनौती दी, और बहुत सारे लोगों ने, मैकियावेली का नाम बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दर्शन के आधार पे, कि पोप के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, या पोप का जो एक महत्वपूर्ण पद है जिससे वो बाकी सारी अन्य संस्थाओं को निर्देशित करते हैं, वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो लौकिक जगत से परे पारलौकिक जगत के आधार पर जो निर्देश देते हैं उससे सांसारिक कल्याण या लौकिक कल्याण की संभावना नगण्य है। इसके स्थान पर इन्होंने व्यक्ति की भूमिका और व्यक्ति के निर्णय को महत्व दिए जाने की वकालत की। धर्म के स्थान पर व्यक्ति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम अमूर्त के प्रति संबद्ध होते हैं, जब हम अमूर्त के प्रति जुड़े रहते हैं, जब हम अमूर्त के प्रति अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो वो हमें आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता। जब व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, तब समाज अधिक संगठित, अधिक सुगठित और एक दूसरे के लिए कार्य करने की ओर अधिक तत्पर होता है। अर्थात धर्म प्रेरक तो हो सकता है, लेकिन धर्म निर्णायक नहीं है, निर्णायक व्यक्ति है। चूंकि धर्म के आधार पर संस्थाएं थी, राजा एक व्यक्ति था लेकिन राज्य संस्था था, तो राजा स्वयं निर्णय ले पाए अपनी जनता के हिसाब से, अपनी प्रजा के हिसाब से। इसलिए जो तथ्य स्थापित किया गया वो ये कि संस्था की जगह क्या चीज महत्वपूर्ण है? इकाई महत्वपूर्ण है। इकाई का मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, आप, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता निजी है। जब ऐसा स्वतंत्र समाज होगा जिसमें सब एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, तब एक ऐसे समाज की रचना की जा सकती है जो पुनर्जागृत होगा, विवेक के आधार पर कार्य करेगा और अधिक प्रगतिशील समाज की रचना कर पाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन दोनों ने ही इस संबंध में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। 16वीं और 17वीं सदी वो वाली सदी थी जब लगभग यूरोप के सभी देशों में तानाशाही का राज था, राजशाही थी। राजा होता था जिसका मूल सिद्धांत ये होता था कि चूंकि राजा वो है जो ईश्वर का प्रतिनिधि है
और ईश्वर का प्रतिनिधि जो करेगा वो सही होगा, अर्थात दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई, राजा ईश्वर की इच्छा से बना, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ उसके द्वारा दिए हुए जो भी निर्देश हैं, जो भी आदेश हैं, वो कानून के समकक्ष होंगे। लेकिन अगर वो सारे निर्देश कानून के समकक्ष होंगे तो व्यक्ति को विरोध की या व्यक्ति को अपने चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रचारित किया गया कि व्यक्ति अगर राजा का विरोध करता है तो वो ईश्वर का विरोध करता है, वो धर्म का विरोध करता है। क्या सिद्धांत था? दैवीय सिद्धांत, अर्थात ईश्वरीय आधार पर राजा और राज्य की भूमिका का निर्धारण होना। लेकिन ये वो सदी थी जिसमें इंग्लैंड में और यूरोप के अन्य देशों में ऐसे विचारकों का समूह सामने आया जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए ये कहा कि राजशाही या उसका जो अधिनायकवाद है वो दैवीय आधार पर है, लेकिन इसमें बाकी सब लोगों का आधार नहीं है। अर्थात चूंकि सब व्यक्ति या मानव समाज की उत्पत्ति एक तरीके से हुई है, तो इसलिए जो भी प्राकृतिक अधिकार मिला है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला, वो सबको मिला है। जब प्राकृतिक अधिकार सबको मिले हैं तो सभी उसका उपभोग कर सकते हैं। जॉन लॉक का नाम इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने ये माना कि जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार, ये तीन अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जो किसी भी स्थिति में उससे नहीं छीने जा सकते। और यदि इन्हें कोई छीनता है या कोई भी सरकार इन पर प्रतिबंध लगाती है तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि ऐसी सरकार को बदल दे, ऐसी सरकार को परिवर्तित कर दे। अर्थात सरकार की भूमिका और राज्य की भूमिका एक सीमित दायरे में है, उसको जो निर्देश दिए गए हैं या उससे जो अपेक्षा की गई है वो वाला कार्य वो कर पाए। अगर नहीं कर पाती है तो चुनाव की स्वतंत्रता या बदलने की स्वतंत्रता किसके पास आई? व्यक्ति के पास में। ऐसे ही थॉमस हिल ग्रीन, ऐसे ही और बहुत सारे विचारक हैं, आपके सामने हैं जॉन लॉक, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर। जे.एस. मिल ने कहा दो तरीके की स्वतंत्रता है, एक स्वविषयक और एक परविषयक। स्वविषयक मतलब जिसका संबंध मेरे से है, जिस स्वतंत्रता का संबंध मेरे से है, जैसे मान लीजिए खाना है, पीना है, सोना है, गाना सुनना है, तो मैं उसमें अपनी पूरी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी स्वतंत्रता से किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा आती है या अड़चन आती है या उसकी स्वतंत्रता पर आघात लगता है तो मुझे वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता को सीमित करना होगा। जे.एस. मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया, उसका वर्गीकरण किया और उसको कर्म करने की स्वतंत्रता देते हुए स्वतंत्रताओं के भी भेद किए। हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक थ्योरी देते हुए क्या स्पष्ट किया कि व्यक्ति सब लोगों के साथ मिलके या समूह में एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक ऐसी समाज की रचना कर सकता है जिसमें ना वो केवल वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है अपितु अन्य की स्वतंत्रता का भी सम्मान कर सकता है। अर्थात उस समय विचारकों का जो समूह था, उन्होंने जो सर्वाधिकारवादी शासन तंत्र था उसका विरोध किया, जो दैवीय सिद्धांतों के आधार पर राजतंत्रों की स्थापना थी उसका विरोध किया, जो इन स्वतंत्रताओं के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण था उसका विरोध किया। अर्थात संस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्था महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है व्यक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की सहभागिता। तो हम फिर कहाँ आ गए? हम अपने उसी मूल विचार पे आ गए कि किस प्रकार विचारकों ने उदारवादी विचारधारा को गतिमान बनाया, किस प्रकार उदारवादी विचारधारा को एक व्यापक दृष्टिकोण देते हुए उसमें नई नई चीज़ें जोड़ने का प्रयास किया। ये बात थी 16वीं और 17वीं सदी की। अभी तक हम थे समाज पे, धर्म पे, राज्य पे, लेकिन अभी तक हमने अर्थव्यवस्था का कोई रोल उदारवादी विचारधारा की भूमिका में रेखांकित नहीं किया। लेकिन 18वीं सदी वो वाली सदी थी जिसने पूरे विश्व के वैचारिक दर्शन का परिदृश्य बदल दिया। ये वो वाली सदी थी जिसे हम औद्योगिक क्रांति की सदी के नाम से जानते हैं। औद्योगिक क्रांति की सदी का मतलब आप देख रहे हैं, सामने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिख रही हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं। ये इस बात को स्पष्ट करते हैं
कि छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पर, हस्त उद्योगों के स्थान पर, लघु उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग लग गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई। जब बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, बड़े कल कारखाने लगे, बड़ी मशीनें लगी, तो क्या होगा? ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, तो ज़्यादा लोगों की श्रम शक्ति को अवसर मिला नए काम करने का। जब अवसर मिले तो जीवन स्तर भी सुधरा, जब अवसर मिले तो रोजगार के अन्य मौके भी आए, अन्य मौके आए तो नए नए उद्योगों के कारण उनको नए बाजार मिले, नए शहर बने, नई शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों में नया नया कौशल विकसित हुआ। इससे क्या हुआ? जो संपत्ति का और आय और व्यय का जो प्रभाव था समाज में, औद्योगिक क्रांति ने उस पूरी संरचना को बदल दिया। इसी समय सीमेंट आया, स्टील आया, रबड़ आया, बड़ी बड़ी ऐसी टेक्निक्स आई जिससे बड़ी बड़ी मशीनों को बनाया जा सकता था, निर्माण किया जा सकता था, जिसके कारण बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगों की नींव रखी जाने लगी। अर्थात पूरे समाज का परिदृश्य बदल गया। इस परिदृश्य के बदलने में ये हुआ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन वही व्यक्ति बड़ा मशीन खरीद सकता था, वही व्यक्ति बड़ी फैक्ट्री लगा सकता था, वही व्यक्ति मुनाफा कमा सकता था जिसके पास पूंजी थी। तो एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम बोलते हैं पूंजीवादी वर्ग। लेकिन इसके साथ ही मध्यम वर्ग, जिसने अपने विचारों से, अपनी जीवन शैली से, अपनी भूमिकाओं से एक ऐसे मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो अपने पूर्ववर्ती सामाजिक संरचना से एक नया रूप प्रस्तुत कर रहा था। अर्थात ये मध्यम वर्ग उस औद्योगिक क्रांति का बाय प्रोडक्ट था जिसने राजनीतिक स्वतंत्रता पर बात करनी शुरू की, जिसने राजनीतिक सहभागिता में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। ये मध्यम वर्ग वो था जिसने अपने मत और चुनाव के महत्व को समझा। ये मध्यम वर्ग वो था जिसने ये माना कि समाज सुधार में और नए सामाजिक मूल्यों को स्थापना करने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये जो 18वीं सदी का काल है, ये वो वाला काल है जिसमें अर्थव्यवस्था के कारण उदारवादी दर्शन का में गति आई, एक उसकी जिसको कहते हैं स्पीड बढ़ी, उसमें नए नए मूल्यों का संश्लेषण किया जा सका। अर्थात औद्योगिक क्रांति के कारण उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। ये इस वाले काल का एक रेखांकित जो कंट्रीब्यूशन है वो हम इसमें मानकर चलते हैं। जब पूंजीवाद का विकास हुआ तो पूंजीवाद, कोई भी जब विचार आता है तो उस विचार के साथ में जब बहुत अधिक समय तक वो व्यवस्था में रहता है, तब उस विचार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जब पूंजीवाद का विकास हुआ तो पूंजीवाद के विकास का मतलब ये कि जो पूंजी रखता है, जिसके पास संपत्ति है, जो इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट करने का जो रिस्क उठा सकता है, जो ये काम कर सकता है, उसके पास में मार्केट का कंट्रोल होगा, मार्केट उसके नियंत्रण में रहेगा। तो धीरे धीरे 19वीं सदी तक आते आते पूरे मार्केट में जो एक नया सिस्टम आया जिसको हम पूंजीवादी सिस्टम बोलते हैं, उसमें ये तय मानक बन गए कि एक वर्ग तो वो होगा जिसके पास पूंजी है, जिसके पास अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है, जो उत्पादन और वितरण दोनों के साधनों को अपने निर्देश के अनुसार चला सकता है, और स्वतंत्रता के आप साइड इफेक्ट कह लीजिए, स्वतंत्रता के एक साइड इफेक्ट के रूप में इस वर्ग ने अपने लाभों को बहुत अधिक संरक्षित करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो सक्षम था, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, जो शक्तिशाली था, जो इस प्रतियोगिता में टिक सकता था, वो बाजार में टिक रहा था। तो क्या हुआ? मुक्त प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन, आपस में व्यापार। उसके कारण क्या हुआ कि एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो व्यक्ति मुनाफा कमा सकता है उसी को महत्व मिलने लगा। जो व्यक्ति पूंजीपति है, एक व्यक्ति के रूप में पूंजीपति वो है जो अपने लाभ का अधिक से अधिक संरक्षण कर सकता है। लेकिन इसके दूसरे संघर्ष के रूप में एक ऐसा वर्ग भी साथ साथ उदय हो रहा था जो शोषित था। अर्थात जिसके श्रम को खरीद के पूंजीपति अपना लाभ कमा रहा था, अपना मुनाफा कमा रहा था, उसके दूसरी तरफ जो श्रमिक वर्ग था वो अपना श्रम बेच रहा था, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए क्या था? सिर्फ श्रम। तो धीरे धीरे 19वीं सदी में पूंजीवाद का जो एक डिफेक्ट या एक दुष्परिणाम हमने देखा कि
पूरा समाज माना गया कि जहाँ जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था होगी वहाँ पूरा समाज दो भागों में बंटता जा रहा था। एक तरफ पूंजीपति वर्ग था और दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग था। चूंकि पूंजीपति वर्ग वो था जो शोषण करता था और श्रमिक वर्ग वो था जो शोषण सहता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर था जो शक्तिशाली है, जो सक्षम है, वही सरवाइव कर रहा था। तो धीरे धीरे मार्क्स और एंजल जैसे विचारकों का उदय हुआ, समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। उन्होंने माना कि इन दोनों वर्गों के बीच में एक तो वो जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण कर रहा है और दूसरा वो जो उत्पादन और वितरण के साधनों पर निर्भर है। अर्थात जिसका नियंत्रण है वो और जो निर्भर है वो, ये दोनों वर्ग बन गए, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। इन दोनों के बीच संघर्ष, और संघर्ष को नाम दिया गया वर्ग संघर्ष का। अर्थात वर्ग संघर्ष की इस अवधारणा में ये स्पष्ट हो गया कि राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए उसे रेखांकित करना आवश्यक है। और कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने अपनी जो थ्योरी दी मार्क्सवाद के दर्शन के द्वारा कि यदि हमने समय रहते श्रमिकों के शोषण से मुक्ति के उपाय ढूंढने शुरू नहीं किए तो क्रांति तय है। अर्थात पूंजीवाद का निषेध साम्यवादी क्रांति के रूप में सामने आएगा और इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है। जब हम 19वीं सदी के बाद में आगे बढ़ते हैं तब हम स्पष्ट देखते हैं कि पूंजीवाद के जो दुष्परिणाम थे उसके कारण पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई वैचारिक दृष्टि से भी। एक वो जो सिर्फ लोकतंत्र की बात कर रहे थे, एक वो जो सिर्फ सोशलिज्म की बात कर रहे थे। ना केवल विचारकों के समूह में, ना केवल देशों के समूह में, ना केवल दुनिया के सबसे बड़े संगठनों के स्तर पर, अपितु हर स्तर पर यह स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा कि उदारवादी विचारधारा में पूंजीवादी मूल्यों का संश्लेषण करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई कि उसमें राज्य की भूमिका गौण हो गई, राज्य की भूमिका सीमित होने लगी। अर्थात जब राज्य की भूमिका सीमित है और व्यक्ति की भूमिका मुक्त है तो उदारवाद ने अपने आप को पुनः परिभाषित किया और 20वीं सदी में उदारवाद ने एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्पष्ट किया, जिसमें एक तरफ तो उसने ये देखा कि दो तरीके की विचारधाराएं थी। एक तो लोकतंत्र जो समानता की बात कर रहा था और दूसरी तरफ था समाजवाद जो आर्थिक समानता की बात कर रहा था। तो उदारवाद ने यहाँ अपने आप को और गतिमान बनाया और उसने लोकतंत्र के मूल्यों को और समाजवाद के मूल्यों को दोनों को परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर, जिसमें व्यक्ति चाहे वो पूंजीपति हो, व्यक्ति चाहे वो श्रमिक हो, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो दोनों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि दोनों के हितों का संरक्षण होना चाहिए तो राज्य की भूमिका पर पुनः विचार होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता से राज्य की परिवर्तित भूमिका की तरफ अपने आप को अग्रसर किया। और यहाँ पर हम देखते हैं 21वीं सदी तक आते आते जॉन रॉल्स, मैकफर्सन ऐसे नव उदारवादी विचारकों का उदय हुआ जिन्होंने ये माना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ चुनाव की स्वतंत्रता का भी उतना ही महत्व है जितना अवसर की स्वतंत्रता का। सिर्फ चुनाव की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव की स्वतंत्रता के साथ में अवसरों की समानता, अवसरों की स्वतंत्रता, अवसरों की उपलब्धता के साथ ही हम उदारवादी दर्शन को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये हमने देखा कि किस तरीके से उदारवादी दर्शन का विकास हुआ, हर सदी में कैसे उसने अपने आप को वैचारिक रूप से परिवर्तित किया। अब इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विकास क्रम में उदारवाद के दो रूप मूल रूप से उभर कर हमारे सामने आते हैं। दो रूप में पहला है जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद। कुछ पुस्तकों में नकारात्मक उदारवाद शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है, पर सही शब्द का प्रयोग अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम शास्त्रीय उदारवाद के रूप में करते हैं। अर्थात उदारवाद का वो वाला स्वरूप जो उसकी प्रारंभिक अवस्था को या उसके प्रारंभिक मूल्यों को या जो उसके जो मौलिक सिद्धांत है उनको भी व्यक्त करता है। तो शास्त्रीय उदारवाद का पहला ऐसा रूप, दो रूप माने जाते हैं, एक शास्त्रीय उदारवाद और एक सकारात्मक उदारवाद। तो शास्त्रीय उदारवाद
में सबसे पहले जो बात हमें समझ आनी चाहिए कि शास्त्रीय उदारवाद का पहला जो तर्क था, जो पहला आधार था कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्ति, अर्थात व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दो। यदि उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ेंगे तो इसका मतलब उस पर कोई भी बंधन नहीं है, वो बंधनों के अभाव में है, अर्थात उसके लिए लेसेस फेयर नीति, लेसेस फेयर का मतलब हस्तक्षेप की नीति, उसकी स्वतंत्रता में कोई भी संस्था किसी भी प्रक्रिया, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। जब व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी नियंत्रण के अभाव में है, किसी भी निर्देश से परे है, तो इसको क्लासिकल उदारवाद ने या शास्त्रीय उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया, अर्थात पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति। पूरी तरह से मुक्त का मतलब वह अपनी निजी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। निजी स्वतंत्रता का मतलब उसके घूमने की, पहनने की, बोलने की, रहने की, सब तरीके की उसको आज़ादी है, उस पर किसी भी तरीके का निर्देश या नियंत्रण नहीं रहेगा। उसको अपने आस्था और विश्वास के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता है, वो जिस भी धर्म का अनुसरण करना चाहे, जिस भी विश्वास का अनुसरण करना चाहे, वो जिस भी आस्था के अनुसार कार्य करना चाहे, वो अपनी पूरी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, पूर्णतः भयमुक्त होकर। राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात वो अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि का या अपने तंत्र का या अपने राज्य का या अपने शासकों का चुनाव कर सकता है। निजी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। आर्थिक रूप से वो मुक्त है अपना लाभ कमाने के लिए और मुक्त बाजार में, ओपन मार्केट में अपने मुनाफे को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए, अर्थात जो सक्षम है, जो योग्य है, जो सर्वाइव कर सकता है, वो पूरी तरह से मार्केट में अपना मुनाफा कमाकर अधिकाधिक संपत्ति का अर्जन कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से जो भी सामाजिक विश्वास हैं, सामाजिक रीति नीति हैं, उनसे पूर्णतः मुक्त है। वो किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधनों का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो शास्त्रीय उदारवाद ने क्या माना? व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ पूर्णतः मुक्त व्यक्ति, पूर्णतः नियंत्रण से निकला हुआ व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। कानून को परिभाषित करते हुए इससे पहले हमने देखा था कि जो 16वीं सदी थी उसमें राजा का जो आदेश होता था वही कानून होता था। मैं थॉमस हॉब्स जो इंग्लैंड के राजनीतिक दार्शनिक थे, उनकी जो पुस्तक है लेवायथान का जो पहला पन्ना है, उस पे जो लेवायथान निरंकुश शासक, निरंकुश एक प्रतीक की फोटो बनी हुई है, उसमें जो प्रतीक दिया हुआ उसका अर्थ ही ये है कि जो भी कानून है वो राजा का आदेश है, अर्थात जो संप्रभु है, जो शासक है, वो जो आदेश दे रहा है वही कानून है। लेकिन जो शास्त्रीय उदारवाद है उसने इसका खंडन किया। उसे कहा व्यक्ति का, राजा का या संप्रभु का आदेश कानून नहीं है। कानून क्या है? जो तर्कसम्मत हो, जो तर्कसंगत हो, जो विधिक हो, जिसका कोई पुष्ट या तार्किक आधार हो। अर्थात व्यक्ति के स्थान पर उदारवाद ने तर्क को और कानून को अधिक महत्वपूर्ण माना। यहाँ शास्त्रीय उदारवाद ने अपने जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी उसका विरोध प्रस्तुत किया। राज्य, चूंकि उदारवाद का पूरा एम्फेसिस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर है, लेकिन फिर भी क्लासिकल उदारवाद ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि फिर भी कुछ कार्यों के लिए राज्य की आवश्यकता है। मान लीजिए सुरक्षा है या प्रबंधन है या जो प्राकृतिक, मतलब कोई ऐसे कार्य जिसके लिए राज्य की भूमिका आवश्यक है। अर्थात राज्य बुराई तो है क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, राज्य बुराई है क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाता है, राज्य का बहिष्कार किया जाना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। लेकिन राज्य फिर भी आवश्यक है एक आवश्यक बुराई के रूप में, क्योंकि वो कुछ कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। इसलिए उसकी भूमिका को जो शास्त्रीय उदारवाद है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, उसने स्वीकार किया, उसके विचारकों ने उसको स्वीकार किया। कैसे? कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसलिए इसकी सीमित भूमिका को हम स्वीकार
करते हैं। क्योंकि राज्य आवश्यक बुराई है तो राज्य तो अमूर्त है, शासन कौन करेगा? सरकार। जब सरकार शासन कर रही है तो इसका मतलब सरकार को कार्य नहीं करना चाहिए? नहीं। क्लासिकल उदारवाद राज्य की भूमिका के साथ सरकार की भूमिका को भी स्पष्ट करते हुए क्या तर्क प्रस्तुत करता है कि सरकार वो हो जो न्यूनतम शासन करे, कम से कम शासन करे। जैसे मैंने आपको लॉक का उदाहरण दिया, लॉक ने सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, उदारवादी सरकार का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। अर्थात सरकार से जिन कार्यों की अपेक्षा है भी, उसको व्यवस्थापिका का कार्य करना है, कानून बनाना है, उसको कार्यपालिका का कार्य करना है अर्थात कानूनों को लागू करना है, उसको न्यायपालिका का कार्य करना है क्योंकि उन कानूनों को सही तरीके से बनाया गया या सही तरीके से लागू किया गया, इसकी जांच करनी है। अर्थात इस 3 भूमिकाओं के अतिरिक्त सरकार कोई कार्य नहीं करेगा। सरकार सीमित समय के लिए चुनी जाएगी और सरकार यदि अपना निश्चित उद्देश्य को पूरा नहीं करती है तो जनता के पास, लोगों के पास इस बात का अधिकार है कि वो सरकार को बदल सकें। अर्थात यहाँ शास्त्रीय उदारवाद जो सरकार है उसको ही सर्वोत्तम मानता है, उसको ही अच्छा मानता है जो कम से कम शासन करे, निर्धारित उद्देश्यों को पूरी करे और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के बाद में अपने उसमें असफल रहने पर उसको परिवर्तित करने के लिए लोग या जनता तैयार रहे। तो क्लासिकल उदारवाद ने स्वतंत्रता को, विधि को, राज्य को और सरकार को एक नई दृश्य में, एक नई परिदृश्य में प्रस्तुत किया जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे लेकिन राज्य को भी एक सीमित भूमिका के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया। उदारवाद का जो एक डेवलप्ड फॉर्म मानते हैं, आगे उसका जो एक एस्पेक्ट मानते हैं वो है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद ने भी वही जो मूल तथ्य हैं, वही स्वतंत्रता है, वही राज्य, वही सरकार, वही व्यक्ति, लेकिन भूमिकाओं का परिवर्तन कर दिया। अभी तक ये माना जा रहा था क्लासिकल उदारवाद में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उन्मुक्त है, बंधनों के अभाव है, लेकिन सकारात्मक उदारवाद ने कहा कि राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि मेरी स्वतंत्रता से, यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित होती है, प्रभावित होती है, तो वहाँ राज्य की भूमिका आवश्यक है। तो यहाँ राज्य की भूमिका किस प्रकार की होगी? जिसमें एक व्यक्ति नहीं अपितु समस्त समाज के लिए कल्याणकारी भूमिका का निर्वाह करेगा। अर्थात वो समस्त समाज में समस्त व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं का रक्षण कार्य करने की भूमिका का निर्वाह करेगा, जिसे हमने परिभाषित किया सार्वजनिक कल्याण के रूप में। अर्थात राज्य अपनी सीमित भूमिका से थोड़ा सा अपने क्षेत्र को बढ़ाकर, अभी तक तो उसकी नेगेटिव फीलिंग थी कि उसको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और अब उसकी भूमिका क्या है? लोक कल्याण की। अर्थात उसे लोक कल्याण करना है, उसे स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, उसे शासन व्यवस्था बनाए रखनी है, उसे शांति बनाए रखनी है। अर्थात राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया, राज्य की जो कार्य क्षेत्र था उसको बढ़ाया गया। अर्थव्यवस्था, अभी तक शास्त्रीय जो उदारवाद था वो बात कर रहा था मुक्त अर्थव्यवस्था की, लेकिन इसका जो डेवलप्ड फॉर्म है, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, सकारात्मक उदारवाद है, उसने कहा कि मुक्त अर्थव्यवस्था में शोषण की संभावना बढ़ती है, वर्ग भेद बढ़ता है, वर्ग संघर्ष बढ़ता है, सामंजस्य खत्म होता है। इसलिए हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का विकल्प अपनाना चाहिए जिसमें सरकार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी हो और योजनाबद्ध रूप से उसका विकास किया जा सके। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो भी नीतियां बनाई जाएं योजनाबद्ध हो और उनका जो सुपरविजन किया जाए, उनका जो पर्यवेक्षण किया जाए, उस पर नियंत्रण भी हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग, एक समूह या एक क्षेत्र इतने लाभ अर्जित कर ले कि समाज में सामंजस्य का अभाव या जो शांति व्यवस्था है उसको चुनौती मिलने लग जाए। कर लगाने हैं, टैक्स लगाने हैं, संपत्ति का आंकलन करना है, भूमि का आंकलन करना है, जो कृषक है उसको उसके अधिकार देने हैं। अर्थात इन सब के बारे में एक योजनाबद्ध नीति का समर्थन इस अर्थव्यवस्था में किया जाने लगा, उसको स्वीकार किया जाने लगा। क्लासिकल उदारवाद में माना गया कि सरकार वो जो न्यूनतम शासन करे, लेकिन अब ये माना गया कि न्यूनतम नहीं, अब वो वाली सरकार होनी चाहिए जिसमें सारे जनता की, सब लोगों की, प्रजातंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो। अर्थात जनता अपना जो भूमिका दे उसमें अपने प्रतिनिधि चुने,
जनता के प्रतिनिधि ही जाके नीतियां बनाएं और उन्हीं नीतियों को जनता के हित के लिए लागू किया जाए। अर्थात अब प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के रूप में सरकार को परिभाषित किया जाने लगा। अर्थात जनता को, व्यक्ति को चुनाव की स्वतंत्रता दी गई, उसको मत का अधिकार दिया गया, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, उसको अपनी वैचारिक आधार को स्पष्ट करने के अवसर दिए गए। तो यहाँ जो सरकार बनी वो कौन सी हुई? संसदीय लोकतंत्र वाली। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तथ्य रेखांकित किया जाता है उदारवाद के संदर्भ में वो है परिवर्तन। परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है। किसी भी समाज को हम दो तरीके से बदल सकते हैं, एक तो क्रांति से और एक धीरे 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 शने शने सुधार करके। तो उदारवाद परिवर्तन के क्रांति वाले जो विकल्प है उसको अस्वीकार करता है और उसके स्थान पर धीरे धीरे परिवर्तन, ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे विकास करें, संशोधन करें, करेक्शन करें। हम पहले उसका प्रतिरूप रखें, अगर वो सही नहीं है तो उसको करेक्ट करें, करेक्ट करने के बाद में जो स्थापित तथ्य हो हम उसको सिद्ध कर पाएँ, उस व्यवस्था को परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया। अर्थात परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन परिवर्तन अगर क्रांति के द्वारा होता है तो हिंसा की संभावना है, संघर्ष की संभावना है। और उदारवाद किस विकल्प को स्वीकार कर रहा है? हिंसा और संघर्ष के विकल्प के स्थान पर वो सहमति, संशोधन, संवाद के विकल्प को स्वीकार कर रहा है। तो सकारात्मक उदारवाद क्रमिक बदलाव का पक्षधर है, जिसमें सहभागिता भी है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधि भी है, जिसमें मत भी है। आप बुलेट की जगह बैलेट की इम्पोर्टेंस है ना। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति के सहयोग से या व्यक्ति की सहभागिता से, व्यक्ति के चुनाव से अपने आप को परिवर्तित करने पर बल देती है। सकारात्मक उदारवाद के बाद में एक जो नया हमने 20वीं सदी के अंतिम दशक में और 21वीं सदी में हम जो नए विचारधाराओं को देख रहे हैं वो उदारवाद का एक नया चरण है, जिसे हम नव उदारवाद के रूप में परिभाषित करते हैं, जिनमें जॉन रॉल्स, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप चूँकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इसलिए जॉन रॉल्स और मैकफरसन का नाम आपके लिए ध्यान रखना काफ़ी है। नव उदारवाद वही व्यक्ति को चुनाव की स्वतंत्रता के साथ साथ अवसरों की स्वतंत्रता की भी वकालत करता है। अर्थात हमने देखा उदारवाद नकारात्मक उदारवाद नहीं, शास्त्रीय उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद से अब नव उदारवाद की ओर प्रस्थान कर रहा है। चूंकि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका प्रवाह में हम चिंतन देखते हैं, जिसको हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने समय समय पे आधार पर जो ऐतिहासिक अनुभव थे उनसे अपने आप को परिवर्तित किया। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया के समस्त विचारधाराओं को किसी न किसी रूप में जिसने या तो प्रभावित किया है या उसका आधार बनी है, चाहे समर्थन में और चाहे विरोध में। लेकिन जो भी उदारवाद के जो आलोचक हैं, जो या उदारवाद में कमियां मानते हैं, जो उदारवादी विचारधारा को रिजेक्ट करते हैं, उनका ये मानना है कि उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया कि राज्य को एक बुराई के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन राज्य ना केवल आवश्यक है, अनिवार्य है, अपितु उसको व्यक्ति से या समाज से अलग करना संभव नहीं है। इसलिए वो उदारवाद की इस विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वो मानकर चलते हैं कि राज्य आवश्यक है, राज्य सकारात्मक है और राज्य अवश्यंभावी है, राज्य को हम का कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये जो उदारवाद के आलोचक हैं वो राज्य के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात जो उदारवाद के आलोचक मानते हैं कि उदारवाद चूंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हर फेज में एम्फेसिस करता रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात पुष्ट होती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो व्यक्ति सक्षम है या जो व्यक्ति शक्तिशाली है वही अपनी रक्षा कर पाता है, वही अधिकाधिक लाभ अर्जित कर पाता है। चूँकि वही व्यक्ति अधिकाधिक लाभ अर्जित कर पाता है तो समाज में धीरे धीरे एक ऐसा कमज़ोर, साधनहीन या उपेक्षित वर्ग बनता चला जाता है जिसके लिए उदारवाद ने बहुत अधिक स्पष्ट दर्शन नहीं दिया। पूंजीवाद के नकारात्मक परिणामों के रूप में जो भी वर्ग उत्पन्न होता है वो
21वीं सदी के 2014 में भी हमें देखने को मिलता है कि पूंजीवाद के एक नकारात्मक परिणामों के रूप में उदारवाद आज भी इसका कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाता है, कुछ संशोधनों के अलावा। लेकिन हमें इन सारी तर्कों के बाद भी इस बात को स्वीकार करना होगा कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने न केवल दुनिया के समस्त क्रांतियों के मूल सूत्र समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित किया, को तार्किक दृष्टिकोण प्रदान किया, अपितु आज भी इसका कोई विकल्प उदारवादी विचारधारा से परे होकर हमें ढूंढने को नहीं मिलता है। स्वतंत्र समाज के साथ मानव की गरिमा और मानव के समाज की जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापित करने का प्रयास उदारवादी विचारधारा ने किया। और एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में उदारवादी विचारधारा का अध्ययन हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें पिछली 7-8 सदी के समस्त विचारकों का समूह आता है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें परिवर्तित ऐतिहासिक परिदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के गठबंधन को समझने में आसानी मिलती है। इसलिए उदारवादी एक ऐसी विचारधारा को हमारे समक्ष रखते हैं जो निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है। थैंक यू। टाइम कम हुआ ना? 46। ये फास्ट था थोड़ा फास्ट है नहीं, मुझे बीच में फिर मैंने बाद में स्लो किया। हाँ, थोड़ा फास्ट शुरुआत में जब वहाँ देख रहे